हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप आईएएस। सो आज के लेक्चर में हम अपनी सर्वाधार सीरीज को आगे लेके चलते हैं, जहां पर आपको वीक 2 से रिलेटेड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स में रहा है और जो आपकी यूपीएससी के लिए रेलेवेंट है, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। नाउ एज यू नो, ये एक आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है, जहां पर आपको 9 मेन सोर्सेज जो कि यूपीएससी के लिए रेलेवेंट हो जाते हैं, उन सोर्सेज से रिलेटेड हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। पहले करंट अफेयर्स पे चलते हैं, दैट इज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4। नाउ अगर हम ग्राम सड़क योजना 4 पार्ट 4 की बात करते हैं, तो ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 से लेकर 28-29 तक चलेगा। इसका काम ही क्या है, इसका मेन एम क्या है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। सो इसका मेन एम आपको देखने को मिलता है, दैट इज जो भी अनइनहैबिटेड एरियाज हैं। सो द स्कीम अंडर द स्कीम 25, जस्ट अ सेकेंड, so 2500 unconnected habitations of the population size 500 plus in the plains, 250 plus in northeast and hill states, UTs, special category areas जो कि आपको ट्राइबल एरियाज देखने को मिलते हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक्स और द डेजर्ट एरियाज, एंड 100 प्लस इन जहां पर आपको एक्सट्रीमिज्म देखने को मिले, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर क्या बनाई जाएंगी, रोड्स बनाई जाएंगी। ठीक है, सो बेसिकली इसका एम क्या है कि जो अनकनेक्टेड हैबिटेशंस हैं उनको जोड़ना, अनकनेक्टेड हैबिटेशंस। ठीक है, एम याद रखना है। एंड यहाँ पर 62,500 किलोमीटर्स ऑल वेदर रोड्स वुड बी प्रोवाइडेड टू दीज अनकनेक्टेड हैबिटेशंस। नाउ जो कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर जो भी रिक्वायर्ड ब्रिजेस हैं उनको भी करवाया जाएगा ना। ग्राम सड़क योजना के बारे में जान लेते हैं। एक फ्लैगशिप प्रोग्राम रहा है, 2000 में ही इसको स्टार्ट कर दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज भी आपको रेलेवेंट देखने को मिल रहा है। ऐसे ही इट एम्स टू प्रोवाइड ऑल वेदर एक्सेस टू अनकनेक्टेड हैबिटेशंस। सो अनकनेक्टेड हैबिटेशन जहां पर भी हैं, वहां पर ऑल वेदर एक्सेस प्रोवाइड किया जाए। ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ काम करती है along with the state government. So state government and the Ministry of Rural Development work in consonance. Now it is centrally funded only up to 2015-16. Now ये जो स्कीम थी, ये 2015-16 तक सेंट्रली फंडेड थी, मतलब 100% फंडिंग कौन प्रोवाइड करता था, इट इज द सेंटर। नाउ इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, क्या हो चुकी है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। सिंस देन द फंड्स हैव बीन डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, दैट मींस नाउ इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। क्लैरिटी है। नाउ आप इसके रिगार्डिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन देख सकते हैं। आपको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में बात की गई है। इट प्रमोट्स द यूज ऑफ न्यू एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल रोड्स। Locally available materials are used in road construction in order to promote the effective and fast construction. आपके पास ऑप्शंस हैं, 1 only, 2 only, both 1 and 2, or is it D, neither 1 nor 2? अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर आप यहाँ पर लॉजिक भी अप्लाई करेंगे तब भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो आंसर यहाँ पर बन जाता है सी। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो लोकली अवेलेबल मटेरियल होगा उससे रोड कंस्ट्रक्शन में हेल्प होगी, जिससे कि जल्दी से जल्दी रोड बन पाए। नंबर 1। नंबर 2 की अगर बात करते हैं, तो ये यूज ऑफ न्यू एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी में भी प्रमोट करता है। उससे होगा क्या कि हम ग्रीनर टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर सकें, एंड रोड कंस्ट्रक्शन एक ऐसी चीज है जिससे इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ेगी। सो जो कनेक्टिविटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर हमारी गवर्नमेंट का काफी ज्यादा फोकस है। सो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर भी हम ग्रीनर टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करना चाहते हैं। सो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाते हैं। आंसर क्या बन जाता है, सी। क्लैरिटी है। तो बेसिकली प्राइम मोटिव्स पूछे गए हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के। नेक्स्ट न्यूज में मूव करते हैं, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। एज यू नो, ये हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है। अब यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जो भी इंडिविजुअल्स 70 प्लस हैं, क्या है, 70 प्लस हैं, उनको ऑटोमेटिकली आयुष्मान भारत के तहत जो भी फ्री एक्सेस है आपकी हेल्थ केयर का, इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करी जाएगी। सो आप देख सकते हैं, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एक्सटेंडिंग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हेल्थ कवरेज टू ऑल द सीनियर सिटीजन। जो भी सीनियर सिटीजन हैं जो 70 प्लस हैं, उनको यहाँ पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में हेल्थ कवरेज मिलेगी। अब की पॉइंट्स क्या है, तो आप देख सकते हैं, एलिजिबल सिटीजन विल रिसीव अ डिस्टिंक्ट कार्ड, एक डिस्टिंक्ट कार्ड मिल जाएगा इनको। नंबर 2, सीनियर्स ऑलरेडी कवर्ड बाय आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विल रिसीव एन एडिशनल अप टू 5 लाख एनुअली। सो एज यू नो, अगर हम आयुष्मान भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख एनुअली फॉर देमसेल्व्स मिलेगी। Now this top up is separate from their family's existing coverage. Now this is important. ये जो टॉप अप दिया गया है, ये इंडिविजुअली उनको दिया गया है इन एडिशन टू देयर फैमिली। क्योंकि जब हम आयुष्मान भारत की बात करते हैं
तो वहां पर फैमिली की बात करी जाती है जिसमें आपको 5 लाख हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है। यहाँ पर उनको उन इंडिविजुअल को मिलेगा ऑन द टॉप ऑफ द फैमिली साइज, जो भी फैमिली है उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, और अगर 70 प्लस एज है तो इंडिविजुअली भी उनको ये टॉप अप मिलेगा। ऑप्शंस फॉर अदर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स, तो आप देख सकते हैं जो सीनियर सिटीजन हैं वो बेसिकली मेजर आपको जो भी हेल्थ इनिशिएटिव्स देखने को मिलते हैं उसमें ये आपको कवर्ड देखने को मिलते ही हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, आयुष्मान सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स कैन ईदर रिटेन देयर एग्जिस्टिंग कवरेज और ऑप्ट फॉर दिस। तो जिनके पास ऑलरेडी है, अगर वो किसी स्कीम में पहले ही एनरोल्ड है तो या तो वो ले या फिर जन आरोग्य योजना के तहत आ सकते हैं। दे कैन ऑप्ट फॉर दैट और दिस, राइट। सीनियर सिटीजन अंडर प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर प्रधानमंत्री जन आरोग्य बेनिफिट्स। सो यहाँ पर जिनके पास ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स चल रही हैं उनको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, या तो वो जिसमें है ऑलरेडी उसको कैरी फॉरवर्ड करें या फिर जन आरोग्य योजना के तहत भी अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं, राइट। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया ना। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि आपसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में पूछा जा सकता है, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट पब्लिकली फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट है। इसका काम क्या है, ये 5 लाख रुपए देती है एनुअल कवरेज पर फैमिली। अब फैमिली के साइज से कोई लेना देना नहीं है, जितनी मर्जी बड़ी फैमिली हो, यहाँ पर क्या है 5 लाख रुपए दिया जाएगा एनुअली पर फैमिली फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। एलिजिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो इट इज बेस्ड ऑन सेक, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज। ना बेसिकली अगर हम बात करते हैं स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया है 33 स्टेट्स, कहां कहां पर नहीं किया गया है दैट इज इंपॉर्टेंट। एनसीटी में नहीं है, दिल्ली वेस्ट बंगाल में नहीं है और उड़ीसा में नहीं है। इन 3 स्टेट्स की अलावा आपको हर जगह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इंप्लीमेंट होती हुई दिखी ना। एक्सपेंसेस की अगर बात करते हैं तो अप टू 3 days ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 15 days आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे एक्सपेंसेस को कवर करता है। तो जब आपकी हॉस्पिटलाइजेशन हुई है उससे 3 दिन पहले से शुरू होके जब पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 15 days तक इसको एक्सपेंसेस को कवर करता है। Now there is no restriction on family size, as I've told you, कोई restriction नहीं है फैमिली साइज पे, ना ही एज पे, ना ही जेंडर पे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कवरेज इंक्लूड्स ऑल प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस फ्रॉम डे वन से जो भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं उसमें कवरेज आपको देखने को मिलेगी ना। बेसिकली यहाँ पर आपको अचीवमेंट्स देखने को मिल रही हैं। सो 7.37 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशंस बेनिफिटिंग अप्रोक्सीमेटली 55 करोड़ इंडिविजुअल्स। सो इमेजिन, बहुत बड़ा आपको ये हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज देखने को मिल रहा है। Initially, the scheme covered 10.74 crore vulnerable families, which is 40% of India's population. Now, basically, in January, जो base है वो expand हो चुका है और अब 12 करोड़ families इसमें enrolled हैं। Now, आप देख सकते हैं ये recent extension आपको देखने को मिली है जहाँ पर free health care 37 लाख आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को भी यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएगी। So these are the key details related to आयुष्मान भारत। Now practice an MCQ regarding this, आपसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में पूछा गया है। Number 1, there is no cap on family size and age in the scheme. The beneficiaries can avail benefits only in public facilities. It offers cashless hospitalization and treatment across empaneled hospitals. Only 1, only 2, all 3, or is it D? None. Again a very simple question. ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। लेट्स सी द आंसर। आंसर यहाँ पर बन जाता है दैट इज ओनली 2, क्योंकि यहाँ पर जो आप सेकंड स्टेटमेंट देख रहे हैं तो यहाँ पर इसके बेनिफिट्स प्राइवेट फैसिलिटीज जो यहाँ पर इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं वहां पर भी आप इनकी फैसिलिटीज को अवेल कर सकते हैं। इसीलिए ये वाली जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है, बाकी बिल्कुल ठीक है। फैमिली की साइज से कोई लेना देना नहीं है, एज से कोई लेना देना नहीं है और जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन जो भी है कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट न्यूज में मूव करते हैं, दैट इज रिलैक्सेशन इन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। ना रिलैक्सेशन करी गई है, आप देख सकते हैं द यूनियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड रिलैक्सेशन ऑफ द ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन क्राइटेरिया अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, एक्सपैंडिंग एलिजिबिलिटी। सो बेसिकली एलिजिबिलिटी को एक्सपैंड करने के लिए यहाँ पर जो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया था उस एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को थोड़ा रिलैक्स किया गया है ना। प्रधानमंत्री आवास योजना उसके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले एक्सक्लूजन देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं एज पर द रिलैक्सेशन फैमिलीज अर्निंग अप टू 15,000 पर मंथ and owning 2 wheelers or a motorized fishing boat
refrigerators, landline can now avail the center's rural household scheme. So पहले ये excluded थे. Supposedly अगर आपकी फैमिली की 15,000 इनकम है, so वहां पर आप ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन को फेस करते थे, लेकिन अब नाउ यू आर एलिजिबल, ठीक है. सो ये वाले जो एक्सक्लूजन थी, अब ये क्या हो चुकी हैं, ये भी अवेल कर सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना. ना ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन जो है वो बेसिकली देख लेते हैं. सबसे पहले कहां पर ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन हो जाती है, मतलब जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई कर नहीं सकते हैं. एक्सक्लूजन क्या है? सबसे पहले अगर आपके पास कोई मोटराइज्ड 3 या 4 व्हीलर्स हैं, मैकेनाइज्ड 3-4 व्हीलर्स एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स हैं, किसान क्रेडिट कार्ड है जिसका क्रेडिट लिमिट 50,000 या उससे अबव है, तो भी आप एलिजिबल नहीं है. हाउस होल्ड विद एनी मेंबर एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब भी आप एलिजिबल नहीं है. हाउस होल्ड विद नॉन एग्रीकल्चरल एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट, तो अगर कोई नॉन एग्रीकल्चरल एंटरप्राइज है तब भी आप एक्सक्लूडेड हैं. एनी मेंबर ऑफ फैमिली पेइंग इनकम टैक्स, अगर कोई भी इनकम टैक्स पे कर रहा है, पेइंग प्रोफेशनल टैक्स या लैंड ओनरशिप सीलिंग ऑफ 2.5 एकर्स और मोर, तो आप एलिजिबल नहीं है. आपको ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन देखने को मिलेगा. ना ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन में कुछ रिलैक्सेशंस की हैं, और वो रिलैक्सेशंस कौन सी हैं, ये, ठीक है. आई होप क्लैरिटी है ना. प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जान लेते हैं. तो आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण की अगर बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इंप्लीमेंट कर रहा है. अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात करते हैं तो बेसिकली असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है टू एलिजिबल रूरल हाउसहोल्ड, जिसमें ओवरऑल टारगेट किया जाता है 2.95 करोड़ पक्का हाउसेस. अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं 3 करोड़ हाउसेस, पक्का हाउसेस बनाए जाएंगे. और यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाती है 1.20 लाख की इन प्लेन एरियाज एंड 1.30 लाख की इन हिली एरियाज. नाउ इसकी अब इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 24-25 अप्रूव कर दी गई है टू अप टू 28-29 to provide financial assistance for construction of 2 crore more houses. 2 करोड़ और घर बनाने हैं, और उसके लिए आप बजट में देख रहे हैं बजटरी एलोकेशन दे दिया गया है. Now practice an MCQ regarding this. प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में पूछा गया है. Consider the following statement is a central sector scheme except its PMAY credit linked subsidy scheme. Delhi is not included in प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण. Aadhaar card is mandatory to take the benefits of the scheme. 1 and 3 only, 1 only, 2 and 3 only, or is it D 3 only? अगेन वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपने आंसर को मार्क कर सकते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लैंडमार्क स्कीम्स जो होती हैं, फ्लैगशिप प्रोग्राम जो चलते हैं, वो वैसे ही रेलेवेंट हो जाते हैं. लेट्स सी द आंसर. आंसर आपको सी देखने को मिलता है. इट इज 1 and 3, सॉरी 2 and 3 आपको देखने को मिलता है, क्योंकि फर्स्ट की अगर बात करते हैं तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, याद रखना है, ठीक है. इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है. सेकंड बिल्कुल ठीक है, जो दिल्ली है इट इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण. दूसरा आपको कहने को मिला आधार कार्ड इज मैंडेटरी. यस, दैट इज आल्सो ट्रू. आधार कार्ड मैंडेटरी है कि अगर आप इसके बेनिफिट्स लेना चाहते हैं. सो आंसर क्या बन जाता है? इट इज सी. 2 and 3 आर करेक्ट. नेक्स्ट न्यूज में मूव करते हैं. 5 years ऑफ प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना. 5 साल हो चुके हैं ना. मानधन योजना की बात करते हैं तो 2019 में ये लॉन्च की गई थी. इसका काम क्या है? ये सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है टू लैंड होल्डिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए. सो यहाँ पर स्कीम किसके लिए है? वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए है. ना बेसिकली यहाँ पर क्या दिया जाता है, जो भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको एक फिक्स मंथली पेंशन दी जाती है 3,000 की आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 years. 60 साल के जब वो हो जाएंगे उसके बाद उनको पेंशन मिलेगी हर महीने 3,000 की. नेक्स्ट, जो फार्मर्स हैं जिनकी एज 18 से 40 साल है, दे नीड टू कंट्रीब्यूट. उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. अब आपकी कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है कि आप कितना करना चाहते हैं. 55 रुपए से 200 रुपए पर मंथ आप दे सकते हैं जब तक आप 60 साल के हो जाएंगे. फिर उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स एन इक्वल अमाउंट एज कंट्रीब्यूटेड बाय द एलिजिबल सब्सक्राइबर टू द पेंशन फंड. सो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करती है, जितना पैसा आप डालते हैं, मान लीजिए आप 70 रुपए डालते हैं तो 70 रुपए आप डालेंगे और 70 रुपए ही कौन डालेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. सो उसके बाद आपको पेंशन फंड में ये आपका कंट्रीब्यूट हो जाएगा एंड इवेंचुअली आपको उससे पेंशन निकालने में आसानी होगी. सो एक तरह से फार्मर्स को भी क्या दिया जा रहा है? पेंशन दिए जा रहे हैं. सो दिस इज मानधन योजना. अगेन इंपॉर्टेंट है. नाउ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है वो बेसिकली मैनेज करती है ये पेंशन फंड को, और जो बेनिफिशियरी के रजिस्ट्रेशन है
ये कहाँ करवाई जाती है? कॉमन सर्विस सेंटर्स में। सो जो भी कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के सेंटर्स आपको देखने को मिलते हैं, वहां पर आप आराम से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नाउ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एमसीक्यू रिगार्डिंग दिस। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में बात की गई है। इट कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ फार्मर्स। द एंट्री एज फॉर योजना इज 18 to 50 ईयर्स। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, बहुत ही इजी है। वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, और डी नीदर वन नॉट टू। अगेन वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपने आंसर को मार्क कर सकते हैं। लेट्स सी द आंसर। आंसर आपको डी देखने को मिलता है, दोनों ही इनकरेक्ट है क्योंकि ये ऑल फार्मर्स के लिए नहीं एलिजिबल है। इट इज स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ओनली। दूसरा, यहाँ पर एंट्री एज क्या हो सकती है? 18 to 40 ईयर्स, 18 से 40 साल, ना कि 50 साल। इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। आंसर क्या बन जाता है आपका? डी, विच इज नीदर वन नॉर टू। क्लैरिटी है? नेक्स्ट न्यूज में मूव करते हैं, दैट इज समग्र शिक्षा स्कीम। ना आप देख सकते हैं जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है एम.के. स्टालिन wrote to PM Modi seeking the expedition of the release of pending grants under समग्र शिक्षा स्कीम। ना समग्र शिक्षा स्कीम की अगर बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 3500 करोड़ स्टेट्स को दिए जाएंगे, आउट ऑफ विच द यूनियन गवर्नमेंट शेयर इज 2152 करोड़, विच इज अप्रोक्सीमेटली 60%। तो 60% किससे आना है? दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट से आना है। तो बेसिकली यहाँ पर जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं वो इससे फंडिंग मांग रहे हैं, जो बचा हुआ फंडिंग है। द रिलीज ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ओवरड्यू, राइट। नाउ समग्र शिक्षा स्कीम के बारे में जानते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है। किसके लिए? स्कूल एजुकेशन के लिए, एक्सटेंडिंग फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12 एंड एम्स टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन। बेसिकली इसने 3 स्कीम्स को मर्ज कर दिया है। कौन सी 3 स्कीम्स को? सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान, नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है दैट इज राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर एजुकेशन। ये तीनों को ही मर्ज करके समग्र शिक्षा अभियान आपको देखने को मिलता है। ना इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? जो NEP 2020 है उसको फॉलो करना, उसको इंप्लीमेंट करना, सपोर्ट स्टेट्स को देना इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। सो RTE एक्ट के तहत जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाती है उसको इंप्लीमेंट करना, अर्ली चाइल्डहुड केयर पे भी फोकस करना, और एम्फोसाइज करना किसमें? क्वालिटी एजुकेशन में, जो फाउंडेशनल लिटरेसी और रीडिंग स्किल्स हैं उस पे फोकस करना। ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो याद रखना है, इसने 3 स्कीम्स को मर्ज करके एक स्कीम बना दिया है। दूसरा यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। क्लैरिटी है ना? प्रैक्टिस एंड MCQ रिगार्डिंग दिस आपसे समग्र शिक्षा स्कीम के बारे में पूछा गया है। ना इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। its aim is to improve the quality of college education in India. Now आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, और इज इट डी नीदर वन नॉट टू। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपने आंसर को मार्क कर सकते हैं। लेट्स सी द आंसर। आंसर आपको देखने को मिलता है इट इज ए। नाउ सेकंड स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं तो कॉलेज के लिए नहीं बट किसके लिए है? स्कूल्स के लिए है। किसके लिए है? स्कूल्स के लिए आपको देखने को मिलती है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है, बाकी पहली ठीक है। ये MHRD के तहत आपको देखने को मिलती है इसकी, राइट। सो एंड इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड का मतलब ही क्या होता है? जहां पर फंडिंग सेंटर एज वेल एज स्टेट्स देते हैं। क्लैरिटी है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव, नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं, दैट इज जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव। ना प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है जल संचय। संचय का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन, सो वाटर कंजर्वेशन, और इसमें जन भागीदारी की जरूरत है। जन भागीदारी का मतलब क्या होता है? पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक पार्टिसिपेशन, राइट। ना टू एनहांस रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बेसिकली क्या करना चाहते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ पर हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, और यहाँ पर जन भागीदारी चाहते हैं, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, पब्लिक पार्टिसिपेशन चाहते हैं। ना यहाँ पर काम क्या है आप देख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 24,800 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस है किस पे? कंजर्व वाटर एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, राइट। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? एज आई हैव टोल्ड यू, इट इज अ कलेक्शन जहां पर आप स्टोर कर सकते हो पानी को, चाहे रूफटॉप्स पे, चाहे पार्क्स में, चाहे रोड्स में, दैट डिपेंड्स कि आपकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस तरीके की है, राइट। सो बेसिकली यहाँ पर या तो स्टोरेज की जाती है या फिर रिचार्ज किया जाता है ग्राउंड वाटर। क्लैरिटी है? सो ये हो गया आपका जल संचय करना ना। स्कीम्स क्या क्या रिलेटेड है? रिलेटेड टू योर टू टैकल द वाटर शॉर्टेज। क्या क्या स्कीम्स चल रही है? बहुत सारी स्कीम्स चल रही है। पहली स्कीम आपको देखने को मिलती है दैट इज नेशनल वाटर मिशन। एज द नेम सजेस्ट, इसका काम ही क्या है? वाटर मिशन। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर वाटर कंजर्वेशन की बात जरूर की गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जल जीवन मिशन। तो इसका काम ही क्या है? फोकसेस ऑन
डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट पे फोकस किया गया है, जो कि 2019 में लॉन्च की गई थी। ऐसे ही अटल भूजल योजना, सो बेसिकली टू रेप्लेनिश ग्राउंड वाटर को रेप्लेनिश करने के लिए अटल भूजल योजना आपको देखने को मिलता है। ऐसे ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अगर हम कृषि सिंचाई योजना की बात करते हैं तो वहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज को एफिशिएंट बनाने की बात की गई है। ऐसे ही आपको देखने को मिलता है द अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज अमरूत। सो अगर हम अमरूत की बात करते हैं तो यहाँ पर सिटीज में वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स क्या अपनानी चाहिए उसके बारे में बात की गई है। ऐसे ही आपको देखने को मिलता है दैट इज नमामि गंगे प्रोजेक्ट। नमामि गंगे प्रोग्राम की अगर बात करते हैं 2014 में लॉन्च किया गया था। इसका काम ही क्या है, जो वाटर आपको गंगा रिवर में देखने को मिलता है उसको कंजर्व करना और उसको क्लीन करना, राइट। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं दैट इज इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। सो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की अगर बात करते हैं तो बेसिकली एज यू नो हमारी कंट्री में बहुत सारी रिवर्स देखने को मिलती है, बट प्रॉब्लम क्या है कि हम वाटर को प्रॉपर्ली कंजर्व नहीं कर पाते हैं ना। कंजर्वेशन के लिए इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट्स आर अ बैकबोन। सो बेसिकली यहाँ पर प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं जिससे कि इंटरलिंकिंग हो सके और जो भी ड्रॉट प्रोन एरियाज है वहां पर भी वाटर सफिशिएंसी हो सके। क्लैरिटी है। सो ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जो किसके लिए चल रहे हैं, शॉर्टेज ऑफ वाटर को टैकल करने के लिए, राइट। क्लैरिटी है। नेक्स्ट न्यूज पे हम मूव करते हैं दैट इज स्वच्छ भारत मिशन ड्राइव सिग्निफिकेंट रिडक्शंस इन IMR। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया गया था तो ये कहा गया था कि स्वच्छ भारत मिशन से क्या ही हो जाएगा ना। बेसिकली आपको देखने को मिल रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत IMR इनफैंट मोर्टेलिटी रेट बहुत कम हो गया है। सो सिग्निफिकेंट डिक्रीज आपको देखने को मिल रहा है। सो recent study which was published in Nature revealed the Swachh Bharat mission has contributed significantly reducing infant and under 5 mortality. So 5 साल से बच्चे जो कम होते थे और जो 1 साल से बच्चे कम हैं उनकी मोर्टालिटी रेट्स में काफी आपको सिग्निफिकेंट डिक्रीज देखने को मिला है, राइट। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वच्छ भारत मिशन का काफी बड़ा रोल, काफी बड़ा स्टैंड आपको देखने को मिलता है। नाउ स्वच्छ भारत मिशन है क्या, इससे पूछा जा सकता है, जिसको क्लीन इंडिया मिशन कहा गया था। इसको लॉन्च किया गया था 2014 में और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका गोल क्या था कि यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज प्रोवाइड करी जाए 2019 तक, जिसका बेसिकली मकसद क्या था कि ये जो 150th बर्थ एनिवर्सरी है महात्मा गांधी की, उनके लिए एक ट्रिब्यूट था। नाउ ये जो मिशन है ये 2 सब मिशन में डिवाइडेड है, जिसमें अर्बन एंड रूरल या ग्रामीण आपको सेक्शंस देखने को मिलते हैं ना। अगर अर्बन मिशन की बात करते हैं तो इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। एंड रूरल एरियाज में जो कंपोनेंट है, जो रूरल एरियाज का कंपोनेंट है वो कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। रूरल सेक्टर्स में आपको देखने को मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन इसको इंप्लीमेंट कर रहा है, और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट अर्बन एरियाज में। ना आप देख सकते हैं इसका काम ही क्या है, ये क्लीनलीनेस करना चाहता है थ्रू सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट एंड मेकिंग ग्राम पंचायत ओपन डेफिकेशन फ्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, ODF फ्री, क्लीन और सैनिटाइज देखना चाहता है ना। फेज 2 की अगर बात करते हैं तो 2020-2021 में स्टार्ट हो गया था। यहाँ पर एक्सपैंड करा गया था कि भाई सेफ मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड और लिक्विड वेस्ट हो और सस्टेनेबिलिटी हो ODF की। मतलब ऐसा नहीं कि ODF फ्री स्टेटस मिल गया उसके बाद ओपन डेफिकेशन शुरू हो गई, सस्टेनेबल वे में चलनी चाहिए, मतलब अभी भी रिटेन करे वो अपने ODF स्टेटस को। सो आप देख सकते हैं ODF स्टेटस की सस्टेनेबिलिटी की बात की गई थी इन फेज 2, राइट। क्लैरिटी है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो बेसिकली इसका काम ही क्या है कि भाई हम विलेजेस को ODF टू ODF प्लस करना चाहते हैं 2024-2025 तक। सो ODF प्लस का मतलब ही क्या होता है कि ओपन डेफिकेशन फ्री जो है वो सस्टेनेबल बन पाए और यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को हम प्रॉपर्ली मैनेज कर पाए। क्लैरिटी है, आई होप समझ आया आपको। दिस इज स्वच्छ भारत मिशन। ना प्रैक्टिस एंड MCQ रिगार्डिंग दिस, आपसे स्वच्छ भारत मिशन के बारे में पूछा गया है। Now, making India open defecation free and achieving 100% scientific management of municipal solid waste. Second है making provisions for the supply of clean energy fuel LPG to all households in rural India to reduce domestic pollution. Third है providing potable drinking water to every household to control the spread of waterborne diseases. आपके पास options हैं 1 only, 1 and 2 only, 1 and 3 only, और is it D 1 2 3? अगेन इजी क्वेश्चन है। आप स्वच्छ भारत मिशन की बेसिकली आपसे ऑब्जेक्टिव्स गोल्स पूछे हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ओके, लेट्स सी द आंसर। आंसर आपको देखने को मिलता है डी, तीनों ही कैटेगरीज हैं। यहाँ पर हम चाहते हैं कि ओपन डेफिकेशन फ्री, 100% साइंटिफिक मैनेजमेंट हो सके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। दूसरा, यहाँ पर क्लीन सप्लाई करी जाए LPG सिलेंडर्स की, जिससे कि एयर पोल्यूशन कम कर पाए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए।
तो आप कह सकते हैं ये ऐसी एक स्कीम है जो कि होलिस्टिक इन नेचर है। क्या है? होलिस्टिक इन नेचर, जो हर एस्पेक्ट ऑफ क्लेanलीनेस को प्रमोट कर रहा है। राइट, क्लैरिटी है? सो दिस इज स्वच्छ भारत मिशन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, दैट इज स्मार्ट सिटीज मिशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, उन्होंने कहा है दैट 90% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट्स अंडर स्मार्ट सिटीज मिशन हैव बीन कंप्लीटेड। सो 90% यहाँ पर कंप्लीशन आपको देखने को मिल रही है। जो रिमेनिंग 10% है वहां पर इंप्लीमेंटेशन स्टेज में है, और वहां पर जो क्लियरेंसेज हैं वो बेसिकली रह रही हैं। तो स्टेटस क्या है? 90% पूरा हो चुका है, 10% रहता है जो कि इंप्लीमेंटेशन फेज में ही है। Now, out of the total 100 smart cities, 17 cities have completed 100% of their projects. So 100 स्मार्ट सिटीज बना दी, जिसमें से 17 स्मार्ट सिटीज में 100% प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। बाकी स्टेट्स में कंप्लीशन स्टेज में है। तो आप देख सकते हैं 75% ऑफ द प्रोजेक्ट्स हैव बीन कंप्लीटेड इन 75 स्मार्ट सिटीज। सो 75 स्मार्ट सिटीज में 75% काम हो चुका है। राइट, नाउ क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा? इससे, स्मार्ट सिटीज मिशन से। तो ये इनिशिएटिव 2015 में लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इनिशियली जब बीजेपी गवर्नमेंट बनी थी, इनकी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स थे जिसमें आपको स्वच्छ भारत मिशन देखने को मिला, स्मार्ट सिटीज मिशन देखने को मिले। सो 2015 में लॉन्च किया जाता है। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। नाउ दिस इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर फंडिंग प्रोवाइड करी जाती है विद इन कॉन्सोनेंस विद द सेंटर एज वेल एज द स्टेट। नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है? ये सिटीज को प्रोवाइड करना चाहते हैं जिसमें कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट हो, और एक डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन हो सके। तो यहाँ पर क्या टारगेट लिया गया था कि 100 सिटीज को बेसिकली क्या किया जाएगा? स्मार्ट सिटीज में डेवलप किया जाएगा। क्लैरिटी है? 2015 मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, एंड एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। क्लैरिटी है ना? यहाँ पर 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आपको देखने को मिलते हैं स्मार्ट सिटीज के। जैसे सबसे पहले कमिटी एट द कोर। सो यहाँ पर जो कम्युनिटीज हैं वो कोर प्लानिंग करें, यहाँ पर डेवलपमेंट करें। नेक्स्ट, मोर फ्रॉम लेस। सो बेसिकली हम थोड़े से एक तरह से वाटर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं और मैनेजमेंट की बात करें जिससे कि एफिशिएंसी आ पाए। ऐसे ही कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट किया जाए, इंटीग्रेशन, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी फोकस किया जाए, टेक्नोलॉजी एज मींस नॉट द गोल, वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी को एज अ मींस यूटिलाइज किया जाए, एंड कन्वर्जेंस आपको देखने को मिले। राइट, सो ये आपको मेन 6 फंडामेंटल्स देखने को मिलते हैं किसी भी स्मार्ट सिटी के लिए। राइट, नाउ प्रैक्टिस एंड एमसीक्यू रिगार्डिंग दिस। आपसे स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में पूछा गया है। नंबर 1, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। देयर इज नो स्टैंडर्ड डेफिनेशन और टेम्पलेट ऑफ अ स्मार्ट सिटी। So 1 only, 2 only, both 1 and 2, or is it D, neither 1 nor 2? Again, correct statements आपसे पूछा गया है। वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। लेट्स सी द आंसर। आंसर देख लेते हैं। आंसर आपको देखने को मिलता है सी, दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी है और कोई टेम्पलेट नहीं है कि भाई स्मार्ट सिटी क्या है या इसमें क्या क्या होना चाहिए। यहाँ पर बेसिकली इंप्लीमेंटेशन की बात की गई है जिसमें सस्टेनेबल वे से हम एक सिटी को डेवलप कर पाए। राइट, तो देयर इज नो टेम्पलेट, एक वन साइज फिट नहीं है कि आपकी स्मार्ट सिटी ऐसी ही होनी चाहिए। राइट, सो दोनों ही स्टेटमेंट्स आपको करेक्ट देखने को मिलती है। आंसर क्या बन जाता है? सी, विच इज बोथ 1 and 2। राइट, सो दीज वर द न्यूज। अगेन बहुत सारी स्कीम्स, पॉलिसीज आज हमने डिस्कस किए हैं। आप इसको आराम से रिवाइज कर सकते हैं। एज यू नो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे फोकस कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका जो भी पीडीएफ है दैट वुड बी प्रोवाइडेड। नाउ एज यू नो, हमारी सर्वाधार सीरीज के साथ साथ प्रतिबद्ध सीरीज भी चल रही है जिसमें मेंस को कवर किया जा रहा है होलिस्टिकली विद थ्योरी एंड विद द पीवाईक्यूज। सो आपके लिए वो भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। आई सजेस्ट जैसे ही आप सर्वाधार देख रहे हैं वैसे भी आप प्रतिबद्ध भी देखें, जो कि हमारा डेली इनिशिएटिव है। वहां पर भी आपको डेली वीडियोस देखने को मिलती हैं जिसमें आपको मींस का कंटेंट एज वेल एज पीवाईक्यूज सॉल्व करते हुए दिखते हैं। राइट, सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।